देखिए सोशल मीडिया पे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तो इसी तरह के लोग चाहिए होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो पहल करते हैं और लोगों की मदद के लिए भी काम करते हैं। बात ये होती है कि हर चीज़ पैसा रुपया नहीं होती, हर चीज़ रहनुमाई भी होती है। किसी की मदद करना है, किसी की रहनुमाई के लिए अगर कोई काम करना है, थोड़ा सा अगर आप हिलजुल के अपना एक अच्छा फोकस किसी को अटेंशन दे देंगे तो मुझे लगता है आपके अल्लाह ताला बहुत से रास्ते खोल देता है। एग्जैक्टली मैं इसीलिए सोशल मीडिया पे आया था। मेरे एक पेशेंट ने ही मुझे कुछ वीडियोस दिखाई थी। उसने कहा डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा यू आर वेरी वेरी गुड सर्जन, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि बीमारी को किस तरह से मैनेज करना है। क्वैकरी को फाइट करने के लिए मैंने कहा कि आगाही नहीं, क्योंकि जहालत को आप आगाही से फाइट कर सकते हैं। यस दैट्स व्हाट। अच्छा, रीढ़ की जो हड्डी है उसमें अमूमन जो दर्द होता है उसकी वजूहात क्या क्या होती है? देखें, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि दर्द हो क्यों रहा है। बीमारी को डायग्नोज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपको दर्द होता है, पेन इज़ अ वार्निंग साइन। ये समझें कि जो दर्द होता है ये धुआं होता है, और धुआं वहीं पे उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। आपने देखना होता है कि आग क्यों लगी है। यू हैव टू डिफाइन के आपको ये पेन हो क्यों रहा है। इसकी 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो रीढ़ की हड्डी के दर्द की वजह से होती हैं, जो कि टांगों में जाता है। पहले नंबर पे डीजनरेटिव होती है कि उस पर डिस्क ख़राब हो रही है या मोरे ख़राब हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे इन्फेक्शस होती है। इन्फेक्शस का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन का अमल चल रहा है, कोई जहर पड़ गए या कोई जरासीम आ गए, जिसमें पॉट्स डिजीज़ या टीबी मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा ट्रॉमेटिक होती है कि किसी को चोट लगी है। अभी रिसेंटली मैंने एक केस ऑपरेट किया, गुजरात का पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट हुआ। उसने जाके जो था लोकल डॉक्टर को चेक कराया। डॉक्टर साहब ने एक्सरे करके बताया कि पसली टूटी है, इलाज करते रहे। ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते बाद उससे बेड से उठा नहीं गया, उसके पेशाब और पखाने का कंट्रोल लॉस हुआ। उसने मेरे से रब्ता किया, डायग्नोज किया, तो उसकी डॉर्सल स्पाइन पे, थोरेसिक स्पाइन पे फ्रैक्चर था। उसको ऑपरेट किया है और अब बेहतर हो रहा है। और जो लास्ट इस पे रीज़न होता है वो होता है कैंसर कि मैलिग्नेंसी। आपने इन 4 चीज़ों को पहले डायग्नोज करना, फिर आपने इलाज शुरू करना है। प्रॉब्लम हमारे पास ये होता है कि हम बीमारी की तशखीस नहीं करते, हम अलामत का इलाज शुरू करते हैं। जो डायग्नोस्ट है फिर ये किस तरह किया जाएगा? वैसे आपने जो हमें अभी बताई हैं बीमारियाँ तो सारी मुश्किल है, और बड़ी आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, न्यूरोसर्जन के पास जाना है या किसी कैंसर के डॉक्टर के पास जाना है? वेरी सिंपल। आपको अगर तो इनिशियल 2 हफ्ते इलाज के बाद बेहतरी नहीं आ रही तो आप न्यूरोसर्जन से मशवरा करें। उसने आगे डायग्नोज करना है कि आपका आगे इलाज क्या करना है। खुद से आप इलाज नहीं कर सकते। 2 हफ्ते आप दवाई खा के देख लें, नहीं आपको फ़र्क पड़ा तो फिर आप आगे चेक कराएं। अच्छा, क्या रीढ़ की हड्डी का जो दर्द का इलाज है वो सिर्फ न्यूरो के पास ही होता है, जो परमानेंट इलाज होता है? कमिंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, डिपेंड करता है कि उसको रीढ़ की हड्डी का दर्द हो क्यों रहा है। क्या ये डीजनरेटिव चीज़ की वजह से है, क्या डिस्क का मसला है या इस तरह का है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो इब्तदाई तौर पे मरीज़ को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एहतियात, फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। अच्छा, मगर वो न्यूरो करता है? वो न्यूरो एडवाइस करता है, क्योंकि न्यूरो ने क्योंकि ये नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। स्पाइन के पीछे से आपकी नर्व्स जा रही हैं। प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी का जो प्रॉब्लम होगा वो नर्व्स को इफेक्ट करेगा और पैरालाइज होगा मरीज। तो उसके बाद उसे याद आएगा कि जब न्यूरोसर्जन के पास जाते हैं उस वक्त तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है। जब एक दफ़ा डैमेज हो जाती है तो वो डैमेज इरिवर्सिबल होती है। किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो दिल का दौरा जो होता है, क्या उसके बाद उसका दिल 100% पे काम शुरू कर देता है चाहे आप जो मर्जी कर लें? कभी भी नहीं। आप दवाई खाते हैं सारी उम्र, आपके जो होते हैं स्टंट डलते हैं और आप एक अपने कंप्रोमाइज दिल को साथ लेके चलते हैं। गुर्दे फेल हो जाते हैं तो आप डायलिसिस कराते रहते हैं, कभी भी गुर्दे आपके ठीक नहीं होते और अल्टीमेटली रेनल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ये ह्यूमन बॉडी का टिश्यू है, ये रीजनरेट नहीं होता। ये कोई छिपकली की दुम नहीं है कि आप काट देंगे और दोबारा दुम उग जाएगी। हमारा तो जो एक दफ़ा टिश्यू डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है उसकी। अच्छा सर, ये जो एक टीका है जो कमर की दर्द के लिए, लोग उसको सुनते हैं तो वो सुन के ही ना उनको खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई टीका लगवाना पड़ेगा। उसके कोई डैमेजेस, कोई नुकसान भी हैं, क्योंकि क्या पता उसकी वजह से भी लोग पैरालाइज हो जाते हो। ये जो खौफ डर है, बता दें किस तरीके का? देखिए, ये टीका जो है ये तो ख़वातीन को रूटीन में लगता है। ये जब सिजेरियन सेक्शन होता है या डिलीवरी होती है तो उस वक्त कमर में इंजेक्शन लगा के वो करते हैं, एपिड्यूरल। उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म जो होती है वो पेन कमर दर्द के लिए लगाई जाती है। अच्छा, तो ये वही है? ये वही है, उसकी मिलती जुलती फॉर्म है, लेकिन ये अलामत का इलाज करता है, बीमारी का इलाज नहीं करता। ये आपको सिर्फ एक टाइम बाय करके देता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें या बाकी चीज़ों को इस पर देख लें। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे पास न्यूरोसर्जन हैं डॉक्टर अमार, और हमें बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का किस तरीके से ख्याल किया जा सकता है। अच्छा, लेटेस्ट प्रोसीजर्स हमें बता दीजिएगा, कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट हैं, कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जो की जा रही हैं, और कोई लेटेस्ट अगर है तो? इट डिपेंड्स ऑन द डिजीज़ कि बीमारी की क्या कंडीशन है। अगर तो पेशेंट को सिर्फ पेन है तो उस पर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की जा सकती है, जिसमें एक जदीद तरीन जो ट्रीटमेंट है उस पर इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए हम पेन को ख़त्म कर देते हैं। मिनिमली इन्वेसिव है, छोटे से उस पर एक पेन के सुराख के ज़रिए की जाती है और पेशेंट बड़ी जल्दी उस पर रिकवरी होती है, लॉन्ग टर्म रिलीफ होता है।
उसके अलावा जो है इस पे अगर आपको शैटिका की तकलीफ़ है और टांग में दर्द जा रहा है, पाँव सुन हो रहा है, पेशाब पखाने पर कंट्रोल लॉस हो रहा है, ये कंडीशंस आ रही हैं पेशेंट को, तो इस पे की होल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जाती है जो मिनिमली इन्वेसिव है, छोटे से कट के साथ की जाती है और उसके बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अच्छा। और सेफ़ है, उस पे बड़ा कट भी नहीं लगता, पेशेंट की जल्दी रिकवरी हो जाती है। इसके अलावा जो है अब बेसिकली जो आजकल के दौर में जितने भी प्रोसीजर्स हैं, पहले बड़े बड़े कट लगते थे, लोग महीनों बेड से नहीं उठ पाते थे, उनको मजीद मसाइल रहते थे और कभी भी ठीक नहीं होते थे, वो प्रोसीजर अब रिप्लेस हो गए एंडोस्कोप के ज़रिए। छोटे छोटे कट उस पर लगते हैं, कैमरे के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है, अर्ली मोबिलाइजेशन होती है। इसके अलावा जो होता है इस वक्त हमारी सर्जरीज़ के अंदर AI का रोल है कि पहले हम उसको प्लानिंग करते हैं, अपनी नेविगेशन के अंदर डालते हैं और वहीं से जो होता है बहुत प्रिसीजन उस पर होती है सर्जरी पे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गैजेट्स आ चुके हैं जिस पर अल्ट्रासोनिक मशीन्स हैं, उस पर हार्मोनिक कटर्स हैं जो कि बोन को और बाकी जगहों को नुकसान नहीं पहुंचाते और पेशेंट को कोई ज़्यादा डेफिसिट नहीं होता, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, जो लोग नॉर्मल लाइफ अपनी गुजार रहे होते हैं, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है, बिजनेस से लेके शॉपिंग से लेके सारा काम, एंटरटेनमेंट से लेके सब कुछ आपके मोबाइल और आपके लैपटॉप पे आ गई है, ठीक है ना। तो अब हर बंदा जो है ना वो सोफ़ों की ऐसी कंडीशन में बैठा हुआ होता है, कोई यूँ बैठा होता है, कोई अजीब कंडीशन में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो बॉडी टेक्सचर है आपका, ये भी आपको समटाइम्स डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, चलने फिरने में आपको तकलीफ़ रहती है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने जो पॉइंट रेज़ किया है, आजकल के दौर में जो स्पाइन डिजीज़ हैं उनकी सबसे बड़ी कॉज ये वाली वजह है। इस पे प्रॉब्लम ये होता है कि लोग घंटों बैठे रहते हैं एक पोस्चर पे। ह्यूमंस वर नॉट सपोज टू सिट फॉर दिस लॉन्ग। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग का इस पे है कि आपकी जॉब नेचर ऐसी है कि आपने ज़्यादा देर बैठना है, तो हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वॉक कर लें, ब्रेक लें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें थोड़ा सा। उससे ये होगा कि आपके मसल्स थोड़े से कितनी रिलैक्स देर के लिए? जैसे मेरा ये 2 घंटे का शो होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक तो मैं हर कितनी देर के बाद उठ जाया करूँ? आधा घंटे के बाद? एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद आप 5 मिनट्स के लिए मोबाइल रहें, थोड़ा सा वॉक करें। अच्छा। उस पर ये होगा कि आप जो होगा आपके लिए चीज़ें ईजी रहेंगी, आपके मसल के बैक के मसल्स जो होंगे ईजी होंगे। दूसरी चीज़ जो कि आपने करनी है जब आप वॉक कर रहे हो, या अगर वॉक नहीं भी कर सकते तो खड़े होकर सिर्फ ये वाली मूवमेंट करें पाँव की। ये देखें कि मैं पाँव को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। उससे ये होता है कि आपके ना जो मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, बैक तक के ऊपर तक लेके जाते हैं और स्पैज्म को रिलीव करते हैं। अच्छा। ये तीसरी चीज़ ये कि सर घुटना पूरा फोल्ड करना है? यस, ये देखें ऐसे ऐसे लाइक दिस, और फिर लाइक दिस, ये मूवमेंट अच्छा, फिर ऊपर से भी ऐसे करना? ऊपर से भी ऐसे करना है, लाइक दिस। पहले ये और फिर ये ये 2 डिफरेंट सेट ऑफ मसल एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये आपकी पूरी, आपने नोट किया होगा, आपकी लेग के ऊपर बैक तक सेंसेशन जा रही है, पीछे से भी स्ट्रेच आ रही है। हाँ, ये इसीलिए होता है। सर और भी कोई 1-2 ऐसे स्टेप्स बता दें जरा। वाओ, इफेक्टिव है ना। दिस इज ये होता है जो आपने इस पे इजीली करना होता है। नेक्स्ट जो चीज़ आप इस पे कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, वो ये कर सकते हैं सर ये कितने स्टेप्स करने थे ये वाले? जितने आप इजीली कर सकते हैं। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं ये। अच्छा, इसके लिए खड़ा होना जरूरी इसी तरह स्ट्रेच यहाँ पे भी पड़ेगा? उस पर स्ट्रेच थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन ये बैठे बैठे भी कर सकते हैं। और कोई ऐसी एक्सरसाइजेज जो जरूरी है आपको? एटलीस्ट रोज आधा घंटा वॉक करें, ट्रेडमिल करें, ये सारे काम आधा घंटा, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकाल लेना, तो आपको कभी किसी सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और सर ये जो सोफे पे बैठने वाला पोस्चर है, वो जैसे कुछ लोग हम ऐसे बैठ के टीवी भी देखते हैं, इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, इज नॉट रिकमेंडेड। मैं भी अगर सोफे पे ज्यादा बैठ जाऊं, मेरी अपनी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा सर, इस तरह भी बैठे रहने से जो आप लोग कहते हैं ना कि सीधा बैठो, कमर की हड्डी को सीधा रख, सर मुझे तो इसमें भी बड़ी आप मुझे देखिए मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। मैंने इस वक्त अपनी बैक को सपोर्ट किया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ मैं। अच्छा, सपोर्ट लेके मैं सपोर्ट लेके बैठा हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो पोस्चर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ऐसे करके बैठेंगे या ऐसे करके बैठेंगे तो आपकी बैक ने खराब होना। अच्छा, इस तरह पूरी पीछे से बैक पे सपोर्ट ले ली, देन नो इशू। यस, नो इशू। देखें ये इसमें स्ट्रेट बैठे क्योंकि ये हमारी नेचुरल पोस्चर होता है। लेकिन इस पे भी प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं, हर आधे घंटे यूं नहीं होना, नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, आई गॉट इट। यही तो रीजन है जिसकी वजह से बैक पेन इतना कॉमन हो रहा है। हाँ, अच्छा, अब जो आम इंसान बिल्कुल ठीक है, उसको जिसको कोई ऐसे इश्यूज नहीं हुए, तो उसको क्या करना चाहिए? कोई ऐसी... उसको सिर्फ 2 काम, एक अपने वेट को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जो स्पाइन है उसकी एक वेट लिमिट है। आप जैसे लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट पे लिखा होता है कि इतने किलो वजन, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। तो आपकी स्पाइन की भी एक वेट लिमिट है, अनलिमिटेड तो नहीं है। जो डिस्क है मोरों के दरमियान, गड़बड़ तो उसी में होती है ना। अगर आप स्पाइन के ऊपर एक अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो स्पाइन पे एक्स्ट्रा वेट नहीं पड़ेगा। नॉर्मल BMI होनी चाहिए और डेली वॉक करें। अच्छा सर, ये जो हर्निएटेड डिस्क होती है, उसके अलावा जो शाटिका होता है, इसके मसाइल भी हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं? ट्रीटेबल है?
ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इस पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है, लोग रियलाइज़ नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि हम दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दवाई इस बीमारी का इलाज नहीं है। दवाई से सिर्फ आपकी पेन कंट्रोल होती है, दवाई से बीमारी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक करने का तरीका ये अपने वजन को कंट्रोल में रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, और अगर आपको एक्यूट स्टेज चल रही है शियाटिका की तो बेड रेस्ट करें। 24 में से 23 घंटे 45 मिनट बेड रेस्ट करें, उस पर देखें आपको कितना रिलीफ आता है। और बेड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ वीक्स, उससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते और हैं। किसी को अगर हर्नियाटेड डिस्क का और ये शाटिका का पेन का मसाइल है, तकलीफ़ है, तो क्या अगर वो ये फिजियोथेरेपीज़ के पास जाते हैं, करवाते हैं, इसकी फिजियो करवाते हैं, तो क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। उस पर ये होता है कि आपने प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, जो लाइसेंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट है, जो ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है। आपने किसी अताई के पास नहीं जाना। हर बंदा अपने नाम के साथ लिख के लगा लेता है कि जी मैं फ़लाँ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, या ये हूँ, या मैं फ़लाँ सर्जन हूँ, या मैं इस तरह का डॉक्टर हूँ। ठीक है, आपने जो भी बंदे के पास जा रहे हैं उसको जाके आप चेक करें कि आया वो लाइसेंस्ड है या नहीं, उसकी कहाँ की क्वालिफिकेशन है। क्योंकि जो लोग लाइसेंस्ड होते हैं वो कभी भी जो है घबराते नहीं है। वो कहते हैं हाँ भाई ये मेरा PMDC नंबर है, ये मेरा पाकिस्तान फिजियोथेरेपी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हाट्सएवर। वो बताते हैं कि आप मुझे चेक करें, क्योंकि ये आपका पहला राइट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस बंदे से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आया वो प्रॉपरली लाइसेंस्ड प्रोफेशनल है या वो अताई है। और सर ये एक्सरसाइज वगैरह के बारे में भी बता दीजिए। लोग जो जिम जाना छोड़ देते हैं या जाते हैं या जाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कमर के पेन वगैरह के लिए, और बाकी अपनी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, अगर ह्यूमंस वर नॉट सपोज टू लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, आपके अगर इस वक्त सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है तो आपको रोज़ कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालना होगा। नहीं तो फिर ये होगा कि डाउन द रोड 40 या 50 साल की उम्र में फिर आप अस्पतालों के चक्कर लगाते रहेंगे और आपने ठीक भी नहीं होना, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होगी। अगर अभी आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, रोज़ जिम कर लेंगे सिर्फ आधा घंटा, या वॉक कर लेंगे, या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, कोई स्पोर्ट्स रखेंगे, तो आपको डाउन द रोड प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ये रीढ़ की हड्डी का जो मसाइल होते हैं, ये मारूसी भी होते हैं, कोई इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती जी हैं? बिल्कुल होते हैं। ये स्कोलियोसिस की बीमारी होती है जो कुछ लोगों में होती है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है जो कि मोरूसी होता है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। अच्छा, एंड में कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ गो अहेड। एंड में मोहरों के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हमेशा लाइसेंस प्रोफेशनल के पास जाएं, अताइयों के पास मत जाएं। और अगर आपको एक इलाज से आराम नहीं मिल रहा तो उस पर सेकंड ओपिनियन ले लें। सेकंड ओपिनियन लेने में हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि एंड पे मजदूरी आप लोगों ने भुगतनी होती है, बाकी किसी ने नहीं भुगतनी होती। थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्टर। सो